आवाज़नामा चैनल पर खुश आमदीद। नौशाबा मेरी दोस्त थी। वालिदैन के प्यार ने इसको जिंदगी की सब खुशियां दे रखी थी। वो गम जैसी कैफियत से आशना ही ना थी। वो और मैं इकट्ठे कॉलेज जाते। मैं अक्सर इससे मुस्तकबिल के बारे में पूछती। मेरा मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, वो जवाब देती। हमारे कॉलेज में लड़कियां अक्सर शादी के बारे बात करती, लेकिन नौशाबा को उन बातों की परवाह न थी। इसके नज़दीक ऐसी बातें फजूल और कब्ल अज़ वक्त थी। इसका यकीन था जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, पहले से किया सोचना। हबीब इसका तायाजाद था, गांव में रहता था और पढ़ाई के सिलसिले में नौशाबा के घर आया हुआ था। उसने इम्तिहान देते ही जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। वो नेक और समझदार लड़का था, बिला जरूरत किसी से बात नहीं करता था। इसकी शख्सियत में ठहराव था, तभी सब इसकी इज्जत करते थे। जल्द ही इसको एक महकमे में अच्छी नौकरी मिल गई। उसने मकान किराए पर लेना चाहा, लेकिन नौशाबा के बाबा ने इसको मना कर दिया। कहा, बखुरदार जब अपना घर मौजूद है फिर किराए पर रहने की क्या जरूरत है। यूं वो मुस्तकिल उनके घर रहने लगा। नौशाबा रियाजी में कमजोर थी, जबकि हबीब एक एकेडमी में रियाजी पढ़ा रहा था। नौशाबा की वालिदा ने कहा कि तुम किसी गैर से ट्यूशन पढ़ने की बजाय हबीब से पढ़ लिया करो, इस तरह ट्यूटर की भारी फीस भी नहीं देना पड़ेगी। वो घर में रहता है, तुमको ट्यूशन के लिए घर से बाहर कहीं जाना भी ना पड़ेगा। हबीब तो रियाजी का माहिर था, इसको भला अपनी कजिन को पढ़ाने पर क्या एतराज हो सकता था। वो खुद उनका एहसान उतारना चाहता था। नौशाबा को फारग वक्त में घंटे डेढ़ घंटे पढ़ाने लगा। इसके ख्यालात अपनी कजिन के लिए शफाफ थे, अपने काम से काम रखता था। नौशाबा को वो अपने खानदान की इज्जत समझता था। एक दिन मैं उनके घर गई, देखा कि आंटी बाजार से डिनर सीट लाई है। आंटी ये किसके लिए है, मैंने पूछा। बोली, नौशी के जहेज के लिए है। ये फिक्रा सुनकर पहली बार मैंने अपनी सहेली के चेहरे पर सुर्खी देखी, गोया वो अब अपनी शादी बारे सोचने लगी थी। जब हम दोनों कमरे में जा बैठी, मैंने इससे पूछा, क्या आंटी ने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है? कौन है वो खुश नसीब जो तुम्हारा साथी बनने जा रहा है? बोली, अभी तो कोई जाहिर नहीं हुआ, सामने आएगा तो बता दूंगी। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि अचानक सामने से हबीब आता दिखाई दिया। नौशाबा ने इसे देखा तो चौंक सी गई। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, कहीं वो खुश किस्मत ये तो नहीं है। वो जवाब देने की बजाय मुझको हैरत से देखने लगी। इस दिन से पहले मेरी सहेली ने अभी मुस्तकबिल के बारे नहीं सोचा था। इस रोज जब वो बिस्तर पर लेटी, उसने सोचा, हमारे घर में ही लड़का रहता है और मेरा भी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। अपने तमाम अजीजों और रिश्तेदार लड़कों का मुकाबला हबीब से किया तो इसको सबसे बेहतर वही नजर आया। तभी इसने इरादा कर लिया कि अगर वालिदैन ने इसको इंतखाब का हक दिया तो वो दूसरों पर हबीब ही को तरजीह देगी। इसका ख्याल था कि वालिद ने इसकी शादी के लिए हबीब ही का इंतखाब कर रखा है। अब वो हर रोज सोचती कि किस तरह अपने ख्यालात से हबीब को आगाह करे। डर था कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। एक दिन हबीब और नौशाबा अकेले कमरे में बैठे पढ़ रहे थे कि नौशाबा ने बातों बातों में कह दिया कि वो जिंदगी के एक अहम मसले के बारे में इससे बात करना चाहती है, जो इन दिनों इसको बहुत परेशान कर रहा है। फिर उसने हिम्मत करके कह दिया, हबीब, अरसी से तुम यहाँ रह रहे हो, तुमको अंदाजा हो गया होगा कि मैं कैसी लड़की हूँ। हमारे घर अव्वल तो कोई रिश्तेदार लड़का आता नहीं, भूले से आ भी जाए तो मैं किसी से बात नहीं करती। हमारे घर का माहौल बहुत ही पाकीज़ा है, तुम जानते हो, और तुम भी बहुत अच्छे हो। मैं चाहती हूँ कि तुमसे वो अहम बात शेयर कर लूँ जो मेरे दिल में है। मैं किसी से मोहब्बत वगैरह की बात नहीं कर रही, लेकिन इस उम्र में हमको जीवन साथी के बारे तो सोचना ही पड़ता है। मैं तुमको अपने लायक पाती हूँ और चाहती हूँ कि तुमसे पूछूं कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। मुझे सच सच बता दो। कुछ देर सोचने के बाद इसने कहा, नौशाबा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसमें शक नहीं, लेकिन ये कहकर उसने नौशी के चेहरे की तरफ देखा। इस लड़की की आंखों में इसको उम्मीद के दिए जलते नजर आए और चेहरे पर एक खुशकुन जवाब का इंतजार था। वो समझ गया कि इसकी कजिन ने इससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। इसने अपनी मासूम सी कजिन को ना उम्मीद करना मुनासिब ना समझा। जब नौशाबा ने खुद तवज्जो दिलाई, हबीब ने भी इस बारे संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया।
चचा इससे यूं भी बहुत प्यार करते थे और चची भी शफीक थी। उनके घर का माहौल पुरअमन और सुकून बख्श था और नौशाबा को जमाने की हुआ छू कर न गई थी। वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी, सादा दिल, सादा लो मगर साफ गो। इसमें चालाकी नाम को ना थी। उसने ठान ली मुनासिब वक्त आएगा तो अपने वालिदैन को लाकर चचा से नौशाबा का हाथ मांग लेगा। इस वक्त कुछ रकम इकट्ठी करने और कुछ कर दिखाने का जज्बा दिल में मौजूद था ताकि रिश्ते के जवाब में इनकार की गुंजाइश न रहे। वो शहर में घर बनाना चाहता था ताकि उसकी चची ये एतराज भी ना करे कि तुम लोग गांव में रहते हो, मेरी बेटी गांव में क्यों कर गुजारा करेगी। उधर उसके मन में ये सोचें चल रही थी। उन्हीं दिनों नौशाबा के घर मेहमान आ गए। ये 2 लड़कियां और उनकी माँ थी। रिश्ता में उसकी खाला होती थी। ये लोग नवाब शाह से आए थे। खाला ने नौशाबा को देखते ही तहिया कर लिया कि वो इस मनमोहनी लड़की को ही अपनी बहू बनाएगी। इसका शौहर गल्ले का एक बड़ा आड़ती था और बेटा सऊद अपने वालिद के साथ आड़त के कारोबार में हाथ बटाता था। गरज के ये लोग काफी दौलतमंद थे। खाला जुबैदा ने वक्त ज़ाय करना मुनासिब ना समझा और जाने से कबल अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात कर दी। नौशाबा की माँ ने कहा, सोचकर जवाब दूंगी, खावन से मशवरा कर लूं। वो बोली, मैं अभी यही हूँ। खावन से आज रात मशवरा कर लो ताकि मैं फाइनल जवाब लेकर ही जाऊं। बार बार आने जाने से तुमको भी जहमत होगी और मुझे भी सफर सहना पड़ेगा। इस औरत ने जैसे नौशाबा को बहू बनाने का तहिया कर रखा था। इसके दबाव में आकर आंटी ने शौहर से बात की। वो बोले, अभी तो हमारी बेटी पढ़ रही है, अभी से इसके रिश्ते की क्या जल्दी है। रिश्ता बुरा नहीं, जुबैदा मेरी सगी खाला की बेटी है और ये देखे भले लोग हैं। मुझे तो ये रिश्ता पसंद है। लड़का इकलौता और बाप की हर शय का वही मालिक है। अगर तुमको रिश्ता पसंद है तो जैसे चाहे कर लो। वो बीवी की तबीयत से वाकिफ थे। कहने लगे, तुमने फैसला तो खुद ही कर लिया है, अब मुझसे क्या पूछती हो। मियाँ का इंडिया लेकर आंटी ने बहन को हाँ कह दी। हबीब इस मामले से बेखबर अपने ख्वाब सजाता रहा। वो रोजाना दफ्तर जाता और 1 माह बाद जब तनख्वाह आती वो 1 पाई भी खर्च न करना चाहता। तमाम तनख्वाह चची के हाथ पर लाकर रख दिया कि जमा करती जाए, काम आएगी। दरअसल वो तमाम रकम अपनी शादी की खरीदारी पर खर्च करना चाहता था। वो ड्यूटी से वापस आता तो नौशाबा उसकी मुंतजिर होती, जल्दी से खाना गर्म करके देती। कुछ दिनों बाद जुबैदा खाला फिर आ गई। कहने लगे, बहन मैं तो अपनी नौशी को अंगूठी पहना कर ही जाऊंगी। 2-3 दिन मिन्ते की और अपनी बात मनवा ले। नौशाबा को पता चला तो माँ से बोली, मुझसे पूछ तो लिया होता। चुप रहूं और मुंह मत खोलना, खाला जुबैदा सुन लेंगी। हमारे यहाँ लड़कियों से नहीं पूछा जाता। तुमको अच्छे बुरे की क्या समझ है, हम जो करेंगे सही करेंगे। इसी रोज शाम को नौशाबा की मंगनी हुई थी। गुज़िश्ता रात ही मंगनी की तैयारियां मुकम्मल हो गई। खाला जुबैदा पैसे वाली थी, जाकर बाजार से तमाम सामान खरीद लाई। नौशाबा को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। महल्ले की तमाम सहेलियां उसके गिर्द जमा हो गई। हबीब दफ्तर से वापस आया तो घर का नक्शा ही और था। उसने पूछा, चची जान ये सब क्या है। वो बोली, बेटे नौशाबा की मंगनी हो रही है। सब कुछ जल्दी में हुआ, तुमको बता ना सकी। जुबैदा बहन बजिद हो गई कि अभी के अभी करनी है क्योंकि उन्होंने कल नवाब शाह वापस जाना है। हबीब ने मंगनी का लफ्ज सुना, इसका जिस्म सुन और जहन पारा पारा हो गया। उसकी तमाम उम्मीदें खाक में मिल गई। नौशाबा की नजर जो हबीब पर पड़ी, उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सोच भी ना सकती थी कि यह दिन देखना होगा। नौशाबा के रोने की आवाज सुनकर हबीब को अंदाजा हो गया उसकी बेबसी का। वो मुर्दा कदमों से अपने कमरे में चला गया और सर पकड़कर बैठ गया। नौशाबा को सुकून न आ रहा था। वो इसी हालत में हबीब के पास पहुंची और बोली, मेरी बात सुनो, ये सब मुझसे पूछे बगैर हो रहा है। वालिदैन जबरदस्ती मेरी मंगनी सऊद से कर रहे हैं, अब तुम ही कुछ करो। वो कहने लगा, जब तुमसे कुछ ना हो सका तो मैं क्या करूं। मैं तो यहाँ बतौर मेहमान रहता हूँ और तुम्हारा अपना घर है। मेरे दिल में अपना ख्याल भी तुम ही ने डाला था। अगर जुर्रत न थी तो इतनी बातें नहीं करनी थी। अब जैसा भी हो रहा है ठीक समझकर कबूल कर लो और खुद को संभालो। ये कहकर उसने अपना ब्रीफकेस उठाया और चला गया। नौशाबा की उम्मीद टूट गई।
उसने रू धोकर मन्नी की अंगूठी पहन ली। इसके बाद हबीब ने किराए पर मकान तलाश कर लिया और अकेला ही रहने लगा। पास कोई भी हमदर्द न था। हर कोई इसको खपती समझने लगा, क्योंकि इन दिनों वो अपनी जात से बिल्कुल बेगाना हो गया था। मैले कपड़ों में दफ्तर चला जाता और कभी हवाई चप्पल पहनकर जूते तक पहनने का होश न था। रफ्ता रफ्ता वो कम खाने की वजह से घुलने लगा, से बुखार रहने लगा। एक दिन तेज बुखार था। जब बुखार उतरा तो जुबान में लुकनत पैदा हो गई। अब वो अपना सर नहीं संभाल सकता था। इसके आसाबी निजाम में कुछ खराबी वाक़ई हो गई थी। इसको दोस्त पहले अस्पताल और बाद इसके वालिदैन के पास ले गए। इसको गांव के हकीम को दिखाया और कुछ जड़ी बूटियों से देसी इलाज करवाए, मगर अफाका ना हुआ। रफ्ता रफ्ता इसका ऐसा हाल हो गया कि वो हाथ में पानी से भरा हुआ गिलास भी ना पकड़ सकता था। दोबारा उसे शहर लाए। एक माहिर डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा बहुत देर हो चुकी है, शुरू में ले आते तो शायद इलाज हो पाता। गरज इसने लाइलाज करार दिया। कहा कि कमर की सर्जरी से एक चांस है, मगर मोहरों का ये ऑपरेशन अगर नाकाम रहा तो मुकम्मल माजूरी का खतरा है। 50-50 सही होने का इम्कान है। इस पर हबीब के वालिदैन ने सर्जरी कराने की हिम्मत ना की और बेटा हमेशा के लिए बिस्तर पर आ गया। हर एक को अजनबी निगाहों से देखता था। नौशाबा को कुछ पता न था कि हबीब की क्या हालत है। वो कभी गांव गई थी और न जा सकती थी। अलबत्ता इसके बाबा जाते थे और भतीजे को देख आते थे, मगर वो घर में किसी से अपने भतीजे की बीमारी का तज़किरा न करते थे। मन्नी के 4 माह बाद शादी का सिलसिला शुरू हो गया। उधर नौशाबा की शादी की शहनाइयां बज रही थी, उधर हबीब की बीमारी में पेचीदगियां बढ़ती जा रही थी। ताहम वो चुप रहता था, जैसे किसी ने इसके लबों पर ताले लगा दिए हों। शादी का दिन आ गया। नौशाबा दुल्हन बन गई। उसके चेहरे पर खुशी ना थी। सजा हुआ चेहरा उजाड़ लग रहा था। वो इतनी दुखी हो रही थी कि दुख से रो भी नहीं सकती थी। इसके तमाम सुनहरे ख्वाब चिकनाचूर हो चुके थे। शादी के दिन भी वो दुआ मांग रही थी कि हबीब आ जाए। इसको खबर ना थी कि इसका ना आना बेहतर था। निकाह के वक्त रजिस्टर पर दस्तखत करते हुए इसके हाथ कांप रहे थे। मेरी अजीज अज़जान सहेली किसी और की दुल्हन बनकर बयाकर अपने घर चली गई। वो अब खामोश खामोश रहती थी, क्योंकि इसके जहन में हबीब की तस्वीर पेवस्ता थी। वो इसे भुला ना सकती थी। दूल्हा देखने में भला था, मगर अच्छा आदमी ना था। किसी और का तो नुकसान ना करता था, मगर अपनी बुरी आदतों से खुद को नुकसान जरूर देता था। वो नौशाबा के साथ ठीक रहता था, मगर उसकी अपनी एक पर्सनल जिंदगी थी, जिसकी वजह से बीवी नजरअंदाज होती थी। दौलत काफी थी और वो बगैर दोस्तों के रह नहीं सकता था। दौलत भी बगैर मेहनत के उसे मिल गई थी। वो ऐसे लोगों में से था जिनके दम से बाला खाने आबाद होते हैं। वो ऐशो इश्रत की महफिलों का रसिया था। उम्र में भी नौशाबा से 15 बरस बड़ा था। माँ सऊद को समझाती, मगर वो इन मशागिल का इस कदर आदी हो चुका था कि अगर खुद को रोकता भी था तो कदम नहीं रुकते थे। किसी रोज न जाने का अहद कर लेता, तब दोस्त बुलाने आ जाते। इसकी ये आदतें भी दरगुजर हो जाएं कि वो रात को देर से आने के सवा नौशाबा को और कोई तकलीफ नहीं देता था। इसके साथ सख्त लहजे में बात नहीं करता था। बीमार होती तो डॉक्टर के पास ले जाता, मैं के जाने से भी मना ना करता। कोई बदसलूकी भी रवा ना रखता। बस ये चाहता था कि बीवी इसके प्राइवेट मामलात में दखल ना दे और न ही इससे पूछा करे कि तुम रात को क्यों देर से घर आते हो और कहाँ रहते हो। वो बीवी के दबाव के बगैर बिल्कुल आजाद जिंदगी गुजारे, जैसे गैर शादीशुदा मर्द जिंदगी गुजारते हैं। अब उसकी तरफ से सभी घर वालों को परेशानी लाहिक रहने लगी कि वो आए दिन पुलिस को मतलूब रहता था। माँ बाप सोचते आखिर उसकी ऐसी क्या सरगर्मियां हैं कि पुलिस इसका पूछने दरवाजे तक आ जाती है। वो थाने जाकर रकम भर आता और वो लोग कुछ अरसा चुप बैठ जाते। खुदा जाने उसने किस किस्म के मुजरिमाना रवाबित बढ़ा लिए कि जिसकी वजह से पुलिस घर तक आ जाती थी। इस वजह से घर वाले परेशान रहने लगे। एक दिन जब नौशाबा में के आई, किसी ने इसको बता ही दिया कि हबीब का आसाबी निज़ाम एक बार बहुत तेज बुखार के बाद मुतासिर हुआ, तो वो अब तक ठीक नहीं हो सका है। अब वो बिस्तर पर रहता है। ये सुनकर मेरी दोस्त को बहुत सदमा पहुंचा। एक तरफ शौहर की बेरारवी का दुख, दूसरी जानिब हबीब की बीमारी का सुनकर उसका सुकून खत्म हो गया और इसे चुप लग गए। दिन रात सोचते रहना इसका मामूल हो गया। वो किसी बात में दिलचस्पी ना लेती थी और ना कहीं आती जाती थी।
इसकी जिंदगी 4 दीवारी तक महदूद होकर रह गई, हत्ता के मैके भी ना आती। एक रात 12 बजे जब वो अपने बिस्तर पर दराज थी और अपनी जिंदगी की बेकैफी बारे गौर कर रही थी, उसने दर पर दस्तक सुनी। इसके ससुर दरवाजे पर गए। समझ रहे थे कि बेटा घर आ गया है, मगर इसका बेटा आज घर तो मामूल से जल्द आ गया था, मगर अपने कदमों पर नहीं आया था बल्कि दोस्तों के कंधों पर आया था। उन्होंने बताया कि किसी जगह एक झगड़े में सऊद को गोली लग गई है और वो जख्मी है। रात का वक्त था, वो इसको अस्पताल ले जाने की बजाय शदीद जख्मी हालत में घर उठा लाए थे। खुदा जाने ये कैसे दोस्त थे। वो इसके बेजान से सरापे को बूढ़े बाप के हाथों में थमाकर चले गए। सऊद की नब्ज डूब रही थी, जिस्म से काफी खून बह चुका था। घर में खलबली मच गई। बाप ने मदद के लिए पड़ोसियों को आवाज दी। वो सब मिलकर उसको गाड़ी में डालकर अस्पताल ले चले, लेकिन रास्ते में सऊद ने दम तोड़ दिया। अस्पताल तक जाने की नौबत न आई। बाप तो कमर को पकड़कर दीवार के साथ लग गया। सऊद इसका इकलौता लख्त जिगर था। पता चला कि बाला खाने पर गाना सुनते हुए झगड़ा हुआ और एक लड़के से गोली चल गई जो नशे में था। दोस्त भी वैसे ही थे जिन्होंने अस्पताल ले जाना मुश्किल जाना। वो इस केस में फंसने को तैयार न थे। सौएसों की दोस्ती ऐसे ही लोगों से होती है जो वफा और लिहाज से खाली होते हैं। नौशाबा नीम पागल हो गई। वो उजड़ कर बाप के दर पर आ गई। आज माँ पछता रही थी कि उसने 2 दिलों ही को नहीं 3 घरों को उजाड़ दिया था। आंटी अब पछता रही थी कि उनसे कितनी भूल हो गई। जुबैदा से रिश्ता जरूर था, लेकिन उनके लड़के बारे में तहकीक न की। कम से कम सऊद के बारे कुछ मालूम कर लिया होता। बहन की मोहब्बत में आंखें बंद करके बेटी को तबाही की आग में झोंक दिया। अब बेटी दिखी थी तो उनका दिल भी खुश न था। नौशाबा काफी अरसे तन्हा रही। वो घर में बीमार पड़ी सुलगती रहती। माँ बाप इसको मुलाजमत करने की इजाजत भी ना देते थे। मैं एक रोज इसके घर गई तो उसकी हालत मुझसे देखी ना गई। मैंने आंटी को समझाया कि अगर नौशाबा मुलाजमत करना चाहती है तो उसे करने दें। इस तरह इसका ध्यान बटेगा और दिल बहल जाएगा। वो मुआशरे में अपना कुछ तमीरी किरदार अदा कर सकेगी। यूं घर में एक कैदी की तरह बंद रहकर तो वो अपनी आग में जल जल कर राख हो जाएगी। उन्होंने मेरी बात की लाज रख ली और बेटी को मुलाजमत की इजाजत दे दी। मैंने नौशाबा के लिए अपने स्कूल में जॉब की गुंजाइश निकाली और वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ाने लगी। जब वो घर से निकली, इसमें काफी तब्दीली आ गई और स्कूल के बच्चों में उसका दिल लग गया। वो अब उनके दरमियान हंसती मुस्कराती तो बहुत अच्छी लगती। अफसोस कि हमारे मुआशरे में कितनी ही ऐसी नेक और अच्छी लड़कियां हैं जो वालिदैन के गलत फैसलों के बाइस उजड़ जाती हैं। ऐसी लड़कियों को अगर कोई तमीरी किरदार अदा करने का मौका मुयस्सर आ जाए तो उनकी जिंदगियां मजीद तबाह हाल ना हो और ना वो घुटन का शिकार होकर खुद को बेकार समझने लगी। नौशाबा के मामले में तो मेरा यही तजर्बा है। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।